आज देश के अलग अलग राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादर और नगर हवेली की एक सीट शामिल है। यही नहीं, 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही मतदान चल रहा है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से 13 राज्यों में 29 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और 3 सीट हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश। वहां पर लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। जिन विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें बंगाल की दिनहाटा, शांतिपुर, खरदाहा, गोसाबा, तेलंगाना की हुजूराबाद, राजस्थान की वल्लभनगर और धारियाबाद, मध्य प्रदेश की रैगौं, जोबाट और पृथ्वीपुर विधानसभा सीट, कर्नाटक की हंगल और सिंदगी सीट, हिमाचल प्रदेश की अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई, वहीं हरियाणा की एलनाबाद सीट और बिहार की तारापुर और कुशेश्वर स्थान उन 29 सीटों में शामिल है जहां आज वोट डाले जा रहे हैं। 2 नवंबर को इन सीटों के नतीजे भी आएंगे। तब देखना होगा कि ये जो नतीजे आएंगे वो देश की राजनीति पर क्या फर्क डालेंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं बिहार के तारापुर का, जहां आज उपचुनाव हो रहा है। मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए। अमित, तारापुर में किस तरह से उपचुनाव में मतदान केंद्रों पे लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है? किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, दिखाएं। बिल्कुल रवि, सबसे पहले मैं ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर मैं दिखाता हूं कि ये देखिए, ये मतदान केंद्र संख्या तारापुर का जो है वो हवेली खड़गपुर मतदान केंद्र संख्या 201 और 202 की तस्वीर है। नीचे जो मतदान कर्मी हैं उनके नीचे जो है ये पर्ची नजर आ रही होगी। सुबह से ही जो मतदाता है उनमें उत्साह, उमंग जो है वो पूरे तौर पे देखने को मिल रहा था। तमाम मतदाता जो है वो बढ़ चढ़ के इस मतदान में हिस्सा इन लोगों ने लिया है। अब थोड़ी भीड़ जो है वो कम होने लगी है, क्योंकि जो संख्या थी मतदान को लेकर के जो वोटर्स थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। जो रहे हैं वो अभी जो 2 घंटे के करीब जो मतदान यहाँ होने हैं, शेष समय बाकी है। तो एक एक करके जो लोग हैं मतदाता वो यहाँ आ रहे हैं और जो मतदान कर्मी हैं, पीठासीन पदाधिकारी हैं, वो पूरे तौर पे जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी जो हैं वो भी जो है यहाँ पे तटस्थ हैं। सुबह से इन लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरी शांति व्यवस्था के साथ यहाँ पे वोटिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है और कोविड-19 का प्रोटोकॉल का जो ध्यान है वो खासा ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये महिला जो वोट करने आई हैं, कास्ट करने आई हैं, तो इनको हाथ में ग्लव्स दिया गया है। थर्मल स्कैन मशीन से जो है इनकी जाँच की गई है और कुछ मतदाता जिन्होंने मत का इस्तेमाल कर लिया है, वोट कास्ट कर लिया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अम्मा, ये बताइएगा कि आपने मत दे दिया, वोट कर दिया, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया आपने? विकास, शिक्षा, रोजगार, क्या? हाँ, बस विकास, शिक्षा, रोजगार, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखा है। बिल्कुल, देखिए इन्होंने वोट कर लिया है। उम्र काफी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं और जो अधिकार संविधान ने इन्हें दिया है उस अधिकार के तहत अपने वोट का चोट करने के लिए ये यहाँ पे पहुंची थी मतदान केंद्र पे। नतीजे 2 नवंबर को आएंगे। किसके भाग का उदय होगा और किसका सूर्य जो है अस्त होता है, ये तो 2 नवंबर को साफ होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, चेहरे थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत जो की थी। साफ तौर से देखना यह है कि लालू प्रसाद यादव की बिहार की सियासत में वापसी हो गई है। उनके आने से बिहार की सियासत में क्या फर्क पड़ेगा, इन उपचुनावों में क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल की खरदा विधानसभा सीट पर हंगामा होने की खबर है। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की खबर है कि वहां एक मतदान केंद्र पर नकली वोटर जाने की खबर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। इस दौरान नकली वोटर के आरोप में जिस आदमी को पकड़ा गया उसके साथ हाथापाई की खबर भी है। इस हंगामे की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं बिहार में मुंगेर के तारापुर में विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है, जहां मतदान केंद्र पर सुबह से ही वोट डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस दौरान वहां मतदान केंद्र पर लोगों की लंबी लंबी कतार भी नजर आई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इन उपचुनावों में लोगों में मतदान करने के लिए काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
तारापुर विधानसभा में उपचुनाव का काम शुरू हो चुका है। हम अभी जलालाबाद मध्य विद्यालय में हैं और देख सकते हैं आपकी मतदाताओं की कतार जो है यहाँ पर लग चुकी है। लंबी कतार जो है मतदाताओं की यहाँ पर लग गई है और लोग अपने मतों का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा है, जबकि महिला मतदाता जो है वो कम है। चुनाव आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर मतदाताओं को ग्लव्स दिया गया है कि वो जो ग्लव्स पहनकर ही जो है यहाँ मतदान करें, और इसको लेकर सभी मतदाताओं को यहाँ पर ग्लव्स दिया जा रहा है कि वो जो ईवीएम का बटन दबाएंगे तो वो कहीं से संक्रमण न फैले, इसको लेकर जो है उन लोगों को ग्लव्स दिया गया है। यहाँ पर कुछ मतदाता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ग्लव्स दिया गया है लेकिन मास्क नहीं है ज़्यादातर लोग। मास्क तो वहाँ उपलब्ध कराया गया है, वो लोग देगा तब ना सब कोई मतदाता लेगा। पहन के भी आना चाहिए। नहीं तो हम लोग का तो गमछा हैवे करता है, लेकिन वहाँ दिया है बांटने के लिए। जब उसका दायित्व है ना, सरकार का थोड़ी कमी है कि नहीं दिया है। सब चीज़ व्यवस्था सरकार कराया है कोविड पालन के लिए, तो उनको सोचना चाहिए ना कि सब जो लाइन में लगल उसको देना चाहिए। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी के यूरोप टूर की। यहाँ पर पीएम मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान वो कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात भी कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उनकी अहम मुलाकात होने जा रही है। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी से उनकी मुलाकात हुई। लगातार G20 ये समिट काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसको लेकर निगाहें टिकी हुई हैं कि पीएम मोदी इस सम्मेलन से भारत की तरफ से दुनिया को क्या संदेश यहां पर देते हैं। आज काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम रहा। इससे पहले पीएम मोदी पोप फ्रांसिस से भी मिले, उनके साथ उनकी मुलाकात काफ़ी देर तक चली और पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। और लगातार हम आप तक एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट इटली के रोम से पहुंचा रहे हैं। किस तरह से पीएम मोदी G20 समिट का आज फर्स्ट सेशन है। इस सेशन के बाद पीएम मोदी क्या संदेश पूरी दुनिया को यहां पर देने जा रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो G20 समूह है ये दुनिया की अर्थव्यवस्था पे काफ़ी अच्छा खासा असर डालता है। इसमें क्या फैसले लिए जाते हैं, इसका सीधा सीधा असर दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हालांकि इस बार जो थीम रखी गई है G20 की वो है पीपल्स, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी। देख सकते हैं एक के बाद एक इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी, वहां पर तमाम राष्ट्र अध्यक्ष जो G20 में शिरकत करने आ रहे हैं, शामिल होने आ रहे हैं, उन सब का वो स्वागत करते हुए और पीएम मोदी पहुंचे तो उनका भी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने काफ़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया वहां पर। तो इटली में भी नमो नमो की गूंज सुनाई दे रही है। कल इटली के रोम में पीएम मोदी पहुंचे थे, जहां पर उनका शानदार स्वागत किया गया था। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर G20 समिट में शिरकत करने से पहले पीएम मोदी वहां पर पहुंचे। खुद मेजबान इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ देर तक उनसे बातचीत भी हुई। देखना यह है कि पीएम मोदी दुनिया को इस समिट के जरिए, इस सम्मेलन के जरिए भारत की तरफ से क्या संदेश देते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से भारत वैक्सीनेशन को लेकर हर कदम आगे बढ़ रहा है, 100 करोड़ का जो आंकड़ा पार किया है, उस उपलब्धि का भी जिक्र होगा और पूरी दुनिया को संदेश दिया जाएगा कि भारत कोरोना महामारी से किस तरह से ये जंग लड़ रहा है और वैक्सीनेशन की मुहिम यानी लोगों को सुरक्षा कवच देने में भारत सबसे आगे है। और जब इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी से उनकी मुलाकात हुई थी तो जो ट्वीट किया था इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने, उसमें भी भारत की तारीफ की थी मारियो द्रागी ने कि भारत वैक्सीनेशन में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी इस्लाम के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मिले थे, उनके साथ उनकी मुलाकात चली थी। ये मुलाकात करीब, हालांकि शुरू में कहा जा रहा था कि ये मुलाकात सिर्फ 20 मिनट की थी, लेकिन 1 घंटे तक वो मुलाकात चली। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं G20 समिट पर। हालांकि पिछले साल ये समिट होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये सम्मेलन नहीं हो पाया और अब
आपको बता दें कि माफी चाहूंगा, मैंने जो कहा है कि ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप फ्रांसिस से मिलने आज पीएम मोदी पहुंचे थे। उनकी मुलाकात वहां पर हुई थी, उन्होंने निमंत्रण भी दिया है। अब देखना यह है कि पीएम मोदी के इस निमंत्रण को वो स्वीकार करते हैं या नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में खासा लोकप्रिय हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी पा चुका है। गारी का इस्तेमाल भविष्य की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं प्रियंका से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। 2020 में वोकल फॉर लोकल कैंपेन स्टार्ट हुआ था। इसके अंदर हम क्रिएटर्स ने देसी ऐप्स को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस बनाए थे। अब इसकी वजह से ऐप्स तो पॉपुलर हो गए, लेकिन हम क्रिएटर्स को बहुत ही एवरेज फ़ायदा हुआ। चिंगारी इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो हम क्रिएटर्स के लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आया है, वो भी मोनेटाइजेशन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर। अब गारी टोकन्स की वजह से हमें गवर्नेंस पावर तो मिल ही रही है, तो हम जितना अच्छा कंटेंट बनाएंगे हमें उतना सीधा फ़ायदा होगा, और अगर हमारा कंटेंट वायरल होता है तो फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। दिवाली स्पेशल एपिसोड में मनाए दिवाली टेलीविजन के सितारों के साथ। अभी तेरा देवर दीवाना के ऑडियंस को हैप्पी दिवाली। उडारिया की कास्ट के साथ होगी मस्ती ढेर सारी। सेट पे चक्री कौन है जो बातों को